हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय की पाठ्य योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। मित्रों, उसके पश्चात में अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लाइक वाला बटन है उसको ज़रूर दबाएं और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें, ताकि हमारा जो मनोबल है वो भी बढ़ता रहे और आपको हम अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रदान करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। मित्रों, इसके पश्चात आपका जो जिस भी विद्यालय में आपका बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है और जिस कक्षा की आप पाठ्यक्रम तैयार करो कक्षा दिनांक लगा लीजिए, कलांश लगा लीजिए और आज की जो समयावधि हो जाएगी वो 30 मिनट हो जाएगी। और मित्रों, जो आज का जो अपना विषय है वो आप विज्ञान विषय या सामान्य विज्ञान भी आप लिख सकते हैं। मित्रों, आज जिस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करने जा रहे हैं वो है परमाणु के प्रतिरूप। परमाणु के प्रतिरूप प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, इस तरह से आपको सारी चीज़ लिख लेनी है। लिखने के पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 2 कॉलम बनाने। शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जो पहला शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य का बच्चे में जो परिवर्तन होंगे वो है छात्र परमाणु के प्रतिरूप के बारे में प्रत्यास्मरण और प्रत्याविज्ञान कर सकें। द्वितीय आता है अवबोध। छात्र परमाणु के प्रतिरूप के बारे में व्याख्या कर सके एवं मॉडल का महत्व बता सके। इसी प्रकार से तीसरा जो शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है ज्ञान उपयोग। तो ज्ञान उपयोग के कारण बच्चे में जो अपेक्षित परिवर्तन होगा वो लिखेंगे आप। छात्र परमाणु के प्रतिरूप के बारे में दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे, उच्च अध्ययन में इसका उपयोग कर सकेंगे। चौथा आता है कौशल। छात्र परमाणु के प्रतिरूप के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे एवं चित्र चार्ट मॉडल तैयार कर सकेंगे। इसी प्रकार से पांचवा आता है अभिरुचि। तो छात्र परमाणु प्रतिरूप के विषय में जानकारी में रुचि ले सकेंगे या विचार विमर्श इसमें कर सकेंगे। छठवा आता है अभिवृत्ति। तो छात्र परमाणु के प्रतिरूप के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे एवं उसके परमाणु प्रतिरूप के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इसी प्रकार से मित्रों, आपको ये सारे शिक्षण के उद्देश्य, इच्छा के जैसे शिक्षण के उद्देश्य इनको लिख लेना है। इच्छा के जैसे शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। या उससे पहले समझ लीजिए शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जा रहा है तो इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, ये शिक्षण करा के छात्र अध्यापक शिक्षक बच्चे में क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वही आपके शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो मैंने आपको 6 शिक्षण के उद्देश्य लिखा लिए, तो इसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। मित्रों, इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जो शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री लपेट पल हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट हो गया, संकेतक हो गया, सारी चीज़ हो जाएगी। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपकी पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र परमाणु के प्रतिरूप के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं या पूर्व में जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंदर आपको 2 कॉलम बनाना है, छात्र अध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। तो इसके अंदर 2 कॉलम बनाने के बाद में लिखने के थोड़ा समझ लीजिए प्रस्तावना होता क्या है। प्रस्तावना उससे मतलब ये है कि आपका जो पाठ्य योजना है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है। सबसे अच्छा तभी बनेगा जब आपका प्रस्तावना सबसे अच्छा होगा या प्रभावपूर्ण। जितना आपका प्रस्तावना होगा आपकी पाठ्य योजना में उतनी प्रभावपूर्ण या उतनी अच्छी बन के निकल के आएगी। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो बच्चों या छात्र अध्यापक के द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और कम से कम आपको 4 प्रश्न आप इसमें कर सकते हैं। कम से कम अधिक से अधिकतम आप 6 या 7 इसमें आप बच्चों से कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा, परमाणु में कितने कण उपस्थित होते हैं? बच्चे उत्तर देंगे 3 कण होते हैं। इन 3 कणों में किस पर ऋणावेश होता है? बच्चे उत्तर देंगे इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो बच्चे उत्तर देंगे जे थॉमसन ने की। जे थॉमसन ने कौन सा परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया? तो बच्चे उत्तर देंगे परमाणु का प्रतिरूप मॉडल इन्होंने दिया। परमाणु के प्रतिरूप के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो एक प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, संभावित प्रश्न आप इसको लिख सकते हैं। मित्रों, इस तरह से आपको सारे प्रश्न लिख लेने। मित्रों, जो आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, जरूर नहीं कि आपने जो प्रकरण पढ़ा है उससे संबंधित सारे प्रश्नों आप अन्य प्रकरण से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखते हैं, इन प्रश्नों को एक दूसरे से जोड़ते हुए अंत के अंदर आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण के ऊपर बच्चों को लेके आना है। मित्रों, इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी वो जाएगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम परमाणु के प्रतिरूप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मित्रों, इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आपको अंदर 5 कॉलम बनाने। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि व श्यामपट कार्य। ये 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप। इस परमाणु के थॉमसन प्रतिरूप का शिक्षण बिंदु के अंदर का जो मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है, विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिए आप। जो विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि और जिससे हम पर कार्य इसको आप परिपूर्ण कर लीजिए। मित्रों, इसके पश्चात में आप ये परिपूर्ण करने के पश्चात में आपको नेक्स्ट लिखना है
छात्र अध्यापक कथन जो आपका पहला शिक्षण बिंदु है उसके अंतर्गत। तो छात्र अध्यापक कथन में आप लिखें, थॉमसन ने 1898 में बताया कि परमाणु 10⁻10 मीटर त्रिज्या का ठोस धन आवेशित गोला है जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन 10 हुए रहते हैं। इसकी तुलना उन्होंने एक मिठाई जिसका नाम है प्लम पुडिंग से की, जिसमें केक में जगह जगह पर सूखे मेवे उपस्थित होते हैं। हम उसको समझने के लिए तरबूज का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें गूदे को आप धनावेशित भाग और उसमें उपस्थित बीज को इलेक्ट्रॉन माना जा सकता है। इस प्रतिरूप को प्लम पुडिंग प्रतिरूप भी कहा गया। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका छात्र अध्यापक कथन। जो छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और जो श्याम पट कार्य है उस श्याम पट कार्य को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। इसके पश्चात मित्रों जो आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है वो है आपका बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ले लीजिए। बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो प्रकरण छात्र अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उस प्रकरण से बच्चे का ध्यान इधर उधर भंग नहीं हो, भटके नहीं, कहने का मतलब इधर उधर उनका ध्यान भ्रमित नहीं हो, इस वजह से बोध प्रश्न किए जाते हैं। मित्रों इसके पश्चात में जो आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु है वो है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप। तो इस रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप के समक्ष जो मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखा है, तो इन विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में जो छात्र अध्यापक कथन वाला जो कॉलम है तो उसके अंदर आपको छात्र अध्यापक कथन लिखना है। रदरफोर्ड ने नाभ के परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया। उसने मुख्य इस प्रकार परमाणु समस्त धनावेश व द्रव्यमान उसके मध्य में छोटे से भाग में कैरियर था। नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है। परमाणु की अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में तेज गति से चक्कर लगाते हैं। इस वृत्ताकार पथ को कक्ष अथवा कोष भी कहा जाता है। धन आवेशित नाभिक पर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य रहने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल तीव्र गति से घूमते इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल से संतुलित करता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका छात्र अध्यापक कथन। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, जो छात्र के रस में आप लेंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे। इस प्रकार से आपको जो इसका श्यामपट कार्य को आप लिख लीजिएगा। मित्रों इसके आते हैं इसके पश्चात इसके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। बोध प्रश्न के बारे में मैंने पहले बता दिया किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, फिर भी बता दें जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाता है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाए गए पाठ से या पढ़ाए गए प्रकरण से इधर उधर भंग नहीं हो, उसका ध्यान भ्रमित नहीं हो। इस वजह से उसके ध्यान को एकाग्रचित करने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं, और बच्चे इन बोध प्रश्न का आसानी से उत्तर दे देंगे क्योंकि उन्होंने भी पाठ को पढ़ा है। मित्रों इसके पश्चात में आपको अगले पेज पर फिर वही 5 कॉलम बना लेने। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है इसके अंदर आपको तृतीय शिक्षण बिंदु लिखना है, बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। तो जाएगा आपका तृतीय शिक्षण बिंदु। इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है, तो इन विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। छात्र क्रिया में बच्चे इसका उत्तर दे देंगे, और विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तरी विधि। मित्रों इसके पश्चात है आपका छात्र अध्यापक कथन। तो छात्र अध्यापक कथन लिख लीजिए आप। सन 1912 में नील्स बोर ने संकल्पनाओं पर आधारित नया परमाणु प्रतिरूप क्वांटम सिद्धांत पर आधारित बोर में हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। इन्हें कक्ष अथवा कोष कहा जाता है। इन कक्षों में 1, 2, 3, 4 या KLMN से इनको प्रदर्शित करते हैं। इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन को कोणीय संवेग, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका एक कोणीय संवेग होता है जिसको MVR या कोणीय संवेग भी आप इसको बोलते हैं, जिसको MVR से प्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो होता है MVR, और h/2π यह इसका गुणांक होता है। तथा जहाँ पर h क्या है इसका प्लांक नियतांक है, h को आप प्लांक नियतांक मान सकते हो, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, b इलेक्ट्रॉन का वेग है, और r क्या होता है कक्ष की त्रिज्या है। तो इस प्रकार से आपको ये छात्र अध्यापक कथन लिख लेना है। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बातों को पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे, और जो श्यामपट कार्य देखिए मैंने ब्लैक चार्ट लगा इसमें लिखा है, तो उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। और उसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आपके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न आप लिख लीजिए। बोध प्रश्न के बारे में मैंने पहले बता दिया, बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं और किस लिए पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे बोध प्रश्न लिख लेना है। ये बोध प्रश्न लिखने के पश्चात मित्रों जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, थोड़ी सामान्य जानकारी आप ले लीजिए। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछा जाता है कि उसने जो 5 बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की जानकारी प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के मूल्यांकन प्रश्न किए जा सकते हैं। आप मूल्यांकन प्रश्न किसी प्रकार के बना सकते हैं, लघुतरात्मक होते, लघुतरात्मक, निबंधात्मक,
किसी प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। मित्रों इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका वो है गृह कार्य। तो बच्चों को आप गृह कार्य दे दीजिए और बच्चों को ऐसा गृह कार्य दे दीजिए ताकि घर पे जाकर बच्चे उसको कर सकें। कहने का मतलब है जिस घटनाएं किस तरह से आपने बच्चों को अध्ययन करवाया उस घटनाएं के असर को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य आप दे दीजिए। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको किसी भी विषय के ऊपर समस्या आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।